नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की इस सीरीज में हम फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में हम 4 मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, 4 फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5वां फंडामेंटल राइट्स यानी 5वां मौलिक अधिकार, जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 29 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 29 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 29 में दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है। यानी यहां पे देखो, वैसे माइनॉरिटीज लिख रहा हूं मैं, लेकिन पहली बार जो माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक का प्रयोग किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया, वो आर्टिकल 30 में किया गया। लेकिन ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी रिलेटेड है जो माइनॉरिटीज हैं यानी अल्पसंख्यक है हमारे जो देश में, उनके जो संरक्षण की बात की गई है। इसमें 2 क्लास हैं। सबसे पहला क्लास देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले है आर्टिकल 29 क्लोज 1। आर्टिकल 29 क्लोज 1 में दिया हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन residing in any part of country, in any part of India, any part of India, यानी any section of citizen residing in any part of India having its own distinct language, स्क्रिप्ट, लिपि जिसको हम बोलते हैं, एंड कल्चर क्या कर सकते हैं वो? दे कंजर्व देम, यानी उनका क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग इट्स ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, दे कंजर्व देम, वो क्या है? उनको क्या कर सकते हैं? वो उनको कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे कोई भी नागरिक जो भारत में रहता हो, यदि वह अपना अलग क्या लैंग्वेज मतलब भाषा, ठीक है, लैंग्वेज मीन्स भाषा, स्क्रिप्ट मीन्स लिपि, या और कल्चर मतलब संस्कृति रखता हो, उसका संरक्षण कर सकता है, उसका कंजर्व कर सकता है, उसको संरक्षण कर सकता है, ठीक है। देखो यहां पे मैंने माइनॉरिटीज बोला, लेकिन यहां पे एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन यानी नागरिकों का कोई भी समूह, मतलब सिटीजन्स का कोई भी सेक्शन का मतलब है वो मेजोरिटी भी हो सकती है, वो माइनॉरिटी भी हो सकती है। लेकिन बात किसके लिए की गई है? कोई भी एक अलग समूह है जो उसकी अपनी भाषा, अपनी लिपि है या अपनी संस्कृति है, उसका क्या कर सकता है? वो संरक्षण कर सकता है। संस्कृति का मतलब होता है वहां का पहनावा, वहां का रहन सहन, वहां का खाना, और मतलब इस तरह से अगर उसका अलग है तो वो अपना संरक्षण कर सकता है। ये किस में दिया? ये दिया आर्टिकल 29 में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 29(2) में क्या दिया। आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 29(2) में क्या दिया? आर्टिकल 29(2) में दिया हुआ है किसी भी व्यक्ति को मतलब एक बार इसमें देख लेते हैं। इसमें अपनी भाषा के संरक्षण के लिए क्या कर सकता है आदमी? प्रोटेस्ट भी कर सकता है।
राइट टू प्रोटेस्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ दियर लैंग्वेज, कंजर्वेशन ऑफ दियर लैंग्वेज, यानी कोई व्यक्ति अपनी भाषा के लिए क्या कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, विरोध कर सकता है, ठीक है, अपनी भाषा के संरक्षण के लिए, भाषा के संरक्षण के लिए क्या कर सकता है, वो विरोध प्रदर्शन कर सकता है। दर्शन कर सकता है, ठीक है। यहां पे एक और फैक्ट बता देता हूं मैं, जैसे चुनाव के समय जो आचार संहिता लगती है, मतलब क्या है आचार संहिता का मतलब, आप कोई ऐसे शब्द यूज नहीं कर सकते जिससे लोग भड़कने का काम करें, लेकिन अगर आप अपने भाषा के, अपनी संस्कृति के, अपनी स्क्रिप्ट के लिए अगर कोई शब्दों का प्रयोग करते, उसके संरक्षण के लिए चुनाव के दौरान अगर प्रयोग करते हो, तो वो आचार संहिता के अंदर नहीं आता, यानी आप उसको क्या है, अपने जो भाषा का कंजर्वेशन के लिए, लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। आचार संहिता में वैसे अलाउड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 29(2) देखते हैं। आर्टिकल 29(2) में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 29(2) में दिया हुआ है, नो पर्सन shall be denied admission in, no person shall be denied admission into educational institution that are maintained by state and receiving aid from state on the basis of, on the ground of no person shall be denied admission into educational institutions that are maintained by state and receiving aid from state on the ground of religion, race, caste and religion, race, caste, धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, और किसके आधार पे, और है, और दिया हुआ यहां पे लैंग्वेज के आधार पे, माइंड से स्लिप हो गया था, लैंग्वेज के आधार पे, यानी किसी, यानी क्या है, राज्य द्वारा पूर्ण पोषित, राज्य द्वारा पूर्ण पोषित संस्था। पूर्ण पोषित का मतलब है उसको मैनेजमेंट भी उसका सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा किया जाता है, और क्या है, उसका जो स्टेट्स के द्वारा ही उसको क्या फंड मिलता है, यानी सहायता मिलती है। राज्य द्वारा पूर्ण पोषित संस्था में, राज्य द्वारा पूर्ण पोषित संस्था में धर्म, वंश, जाति तथा लैंग्वेज का मतलब भाषा के आधार पर दाखिला में भेदभाव नहीं किया जा सकता, दाखिला में भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये था आर्टिकल 29 क्लोज 2। आर्टिकल 29 क्लोज 1 और आर्टिकल 29 क्लोज 2 में यही दिया हुआ, पहले में तो ये दिया हुआ है कि कोई भी सेक्शन है इंडिया में, कोई भी सेक्शन है इंडिया में, वो क्या कर सकता है, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपने जो संस्कृति को क्या कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है। आर्टिकल 29 क्लोज 2 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 29 क्लोज में दिया हुआ है, कोई भी राज्य द्वारा पूर्ण पोषित संस्था है, यानी राज्य के द्वारा ही उसका मैनेजमेंट किया जाता है और राज्य के द्वारा ही उसको जो फंड दिया जाता है, उस संस्था में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वंश के आधार पे और लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पे दाखिले से रोका नहीं जा सकता, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये था आर्टिकल 29। अब देखते हैं आर्टिकल 30 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 30 में दिया हुआ है, कोई माइनॉरिटीज है वो अपने
इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी पसंद के, अपनी यानी शिक्षण संस्थान वो खोल सकते हैं अपनी पसंद के, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, ये दिया हुआ। ठीक है, तो आर्टिकल 30 में देखते क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 30 में एक बार देख लेते हैं। राइट टू माइनॉरिटी, राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश माइनॉरिटीज, टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी क्या है? अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान को स्थापित तथा प्रशासन करने का अधिकार, उसका प्रबंधन करने का, प्रशासन करने का अधिकार, ये दिया हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें ये दे दिया भाई, कोई भी जो माइनॉरिटीज है, यहां पे आर्टिकल 30 में पहली बार माइनॉरिटीज वर्ड का यूज किया गया, जो यानी अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया। माइनॉरिटीज है, वो माइनॉरिटीज क्या कर सकते हैं? अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन वो कर सकते हैं। यानी सबसे पहले तो देखते हैं माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक किसके आधार पे बताया? अल्पसंख्यक किसके आधार पे बताया? एक तो लैंग्वेज के आधार पे यानी भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हो गए, और एक रिलीजन के आधार पे यानी धर्म के आधार पे क्या हो गए? धर्म के आधार पे भी क्या हो गए? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। ठीक है, माइनॉरिटीज पहली बार आर्टिकल 30 में प्रयोग किया और माइनॉरिटीज बताया भाषा के आधार पे और जो धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक हो गए। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 30 क्लोज 1 में क्या दिया हुआ है। ये यही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनॉरिटीज shall have right, minorities shall have right to establish and minorities shall have right to establish and administer the educational institution, the educational institution of their choice। ठीक है, यानी अल्पसंख्यक अपनी पसंद की, अपनी पसंद के, अल्पसंख्यक अपनी पसंद के क्या है? अपनी पसंद के जो शिक्षण संस्थान, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान को स्थापित तथा प्रशासन कर सकते हैं। प्रशासन करने का अधिकार, करने का अधिकार। ठीक है, यानी इसमें यही बोल दिया भाई, उनको अधिकार है। ठीक है, इसमें एक चीज और बोली गई है। क्या बोली गई है? इसमें बोली गई है द कंपनसेशन अमाउंट fixed by state on the compulsory acquisition of property of minorities। यानी क्या है? कंपनसेशन अमाउंट का मतलब जो अगर राज्य अनिवार्य अर्जन करती है जो अल्पसंख्यकों की क्या है संपत्ति का, यानी अल्पसंख्यक की संपत्ति का राज्य द्वारा अनिवार्य अर्जन करने पर, अनिवार्य अर्जन
करने पर पर्याप्त रकम देनी होगी, पर्याप्त रकम देनी होगी। ठीक है, यानी अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यकों को की अगर संपत्ति को राज्य नेशन राष्ट्र के विकास के लिए उस संपत्ति का एक्विजिशन करती है, उस संपत्ति का अर्जन करती है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट देना होगा, या जो अमाउंट तय किया गया है वो अमाउंट उस माइनॉरिटीज को देना होगा, उस अल्पसंख्यक को का जो वर्ग है उसको देना होगा। ठीक है, इसमें तीसरी बात क्या कही है, तीसरी बात इसमें यह कही है, माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन देयर ओन लैंग्वेज, यानी क्या है, अल्पसंख्यक अपने बच्चों को, अल्पसंख्यक अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं, अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, ये था आर्टिकल 30 क्लोज 1। पहला क्या है, अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शिक्षण स्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अल्पसंख्यक की अगर संपत्ति का, अल्पसंख्यकों की जो संपत्ति है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, उनकी संपत्ति का अगर राज्य अर्जन करता है तो राज्य के द्वारा एक पर्याप्त रकम उनको दी जानी चाहिए। और तीसरा क्या है, अल्पसंख्यक अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 30 क्लोज 2 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 30 क्लोज 2 में दिया हुआ है, राज्य अगर ग्रांट प्रदान करता है, मतलब सहायता प्रदान करता है, तो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकता, किसके साथ, किसी भी माइनॉरिटीज के साथ। ठीक है, यानी आर्टिकल 30 क्लोज 2 में क्या, आर्टिकल 30 क्लोज 2 में दिया हुआ है, इन ग्रांटिंग एड, सहायता देने के मामले में स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट विद एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन that is managed by minority, यानी क्या है, राज्य सहायता प्रदान करते समय अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये बोला आर्टिकल 30 क्लोज 2 में, अगर शिक्षण संस्थानों को कोई राज्य सहायता देता है, फंड देता है, ग्रांट देता है, उस समय ये नहीं बोला जाएगा कि ये इस माइनॉरिटीज ग्रुप का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसको नहीं दिया जाएगा। यानी सभी को क्या है, समान सहायता मिलेगी, किसी को माइनॉरिटीज के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 30 में ये बोला। ठीक है, उसके बाद फिर जो माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको भी डिफाइन किया, किस किस को सहायता मिलेगी, किस किस को सहायता नहीं मिलेगी, उनका प्रशासन कौन करेगा। तो आर्टिकल 30 में ही ये बातें बताई गई। देखते हैं माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहां पे लिख लेते हैं इसको बीच में, इसको भी साफ कर देता हूं। माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी अल्पसंख्यक
शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान किस किस को कहलाएंगे? तीन यहां पे कैटेगराइज किया गया तीन प्रकार से। देखो पहला है कोई भी इंस्टीट्यूशन है रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड बाय स्टेट, रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड बाय स्टेट, यानी राज्य द्वारा मान्यता और सहायता प्राप्त, और सहायता प्राप्त, ठीक है। दूसरा यहां पे है ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, यानी राज्य द्वारा केवल सहायता प्राप्त, राज्य द्वारा केवल सहायता प्राप्त, ठीक है। यानी मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा केवल मान्यता प्राप्त, केवल मान्यता दी जाती है, राज्य के द्वारा सहायता नहीं दी जाती, उसको फंड नहीं दिया जाता। और तीसरा है नीदर एडिड बाय स्टेट, नीदर एडिड नॉर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, यानी राज्य द्वारा ना तो सहायता मान्यता प्राप्त, सहायता और न ही मान्यता प्राप्त, ठीक है। या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त पहला, दूसरा राज्य द्वारा केवल मान्यता प्राप्त, तीसरा राज्य द्वारा न तो मान्यता प्राप्त और न ही सहायता प्राप्त। देखो जो ये दो प्रकार हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है, पहला तो है राज्य द्वारा मान्यता और सहायता प्राप्त, और राज्य द्वारा केवल मान्यता प्राप्त, दोनों को क्या है रेगुलेटेड बाय स्टेट, बाय स्टेट, यानी राज्य द्वारा केवल, राज्य द्वारा विनियमित, यानी इसके जो नियम कानून है वो कौन बनाएगा? वो राज्य बनाएगा। कौन से जैसे इनमें सिलेबस फिक्स करना है, यानी पाठ्यक्रम, ठीक है। जैसे स्टाफ, यहाँ पे टीचिंग स्टाफ लेना है, ठीक है। जैसे सैनिटेशन, सफाई का काम है यहाँ पे, और है सैनिटेशन हो गया, फीस है, शुल्क है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो सारे की सारी चीजें राज्य यानी स्टेट तय करेगा। जो ये है ना तो मान्यता प्राप्त राज्य द्वारा और ना ही मान्यता सहायता प्राप्त राज्य द्वारा, ये क्या है? ये क्या है? ये है मैनेज्ड बाय माइनॉरिटीज बट अंडर जनरल लॉ। क्या है? उसको अधिकार होता है जिस भी माइनॉरिटीज का वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो उसका क्या करे? प्रबंधन करे, लेकिन सामान्य विधि से, ये नहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए किसी को कुछ दिक्कत पैदा उसके सामान्य विधि से, बट अंडर जनरल लॉज, यानी जो अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रबंधन, लेकिन सामान्य नियमों के अनुसार। साथियों ये था आर्टिकल जो 5वां फंडामेंटल राइट्स है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। इसमें आर्टिकल 29 देखा, आर्टिकल 30 देखा। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और ऐसे ही आप इन चीजों को नोट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए जो पॉलिटी की क्लास कैसी चली हुई है, इस पॉलिटी की जो सीरीज चली हुई है कैसी चली हुई है, और जो आर्टिकल 29 और 30 से रिलेटेड यानी एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट से रिलेटेड जो क्लास आपको कैसी लगी। आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।